नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं यंग इंडिया। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बजते ही पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी सियासी बिसात बिछनी इस वक्त शुरू हो चुकी है। कहीं टिकट के लिए कश्मकश का दौर चल रहा तो कहीं दल बदल की राजनीति इस वक्त चल रही है। सियासी पार्टियों के नेता सत्ता हासिल करने के लिए तमाम दाव पेच इस वक्त आजमा रहे हैं। चुनावी महाकुंभ में इस वक्त राफेल, राम मंदिर, एयर स्ट्राइक जैसा मुद्दा गूंज रहा है, गरमाया है। लेकिन देश के युवा आखिर क्या सोचते हैं? नौजवानों के लिए कौन सा मुद्दा अहम है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम जयपुर के AKIT कॉलेज के कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा मकसद युवाओं की आवाज को धार देना है। यहां के नौजवानों ने आखिर बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा, क्या कुछ कहा, चलिए देखते हैं। देश में 2019 के आम चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने अभी से ही चुनावी रणनीति को लेकर सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। नेता एक बार फिर सियासी मुद्दों को लेकर हवा देकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। चुनावी साल में एक बार फिर मुद्दों को लेकर नेता युवा वोटरों को प्रभावित करने में लगे हैं। लेकिन आखिर युवा वोटर नई सरकार को लेकर क्या कुछ सोचता है? क्या भारत के विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा होगा? देश के लिए उनके मन में कैसे सपने पलते हैं? नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या होंगी? चुनावी साल में युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने आज यंग इंडिया की टीम जयपुर में नौजवानों के बीच पहुंची। जयपुर के युवाओं में जहां एक अलग तरह का जोश नजर आया, वहीं पुलवामा हमले की घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युवाओं का गुस्सा भी साफ देखा गया। सरकार के एयर स्ट्राइक के फैसले में भी युवाओं का पुरजोर समर्थन दिखा। राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी एक अलग पहचान रखती है। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर का नाम शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जयपुर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जयपुर शहर सीट से बीजेपी के रामचरण बोहरा सांसद हैं, तो वहीं जयपुर ग्रामीण सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। एक सांसद के तौर पर क्या ये नौजवानों की उम्मीदों पर खरा उतर पाए? वर्तमान सरकार से क्या युवा वोटर संतुष्ट है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमने जयपुर के नौजवानों का सियासी मिजाज टटोलने की कोशिश की। देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है ललित वर्मा और हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है राजधानी जयपुर के AKIT कैंपस में और आज हम उन स्टूडेंट के बीच में हैं जो आने वाला देश का भविष्य है। हमारे 5 सवाल हम इनके बीच में लेके पहुंचे हैं। हमारा पहला सवाल होगा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में वह कैसी सरकार चाहते हैं। हमारा दूसरा सवाल रहेगा कि सरकार से इनको उम्मीदें क्या रहेगी। मेरा तीसरा सवाल रहेगा इनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। मेरा चौथा सवाल रहेगा कि यदि एक दिन का प्रधानमंत्री इनको बना दिया जाता है तो ये क्या काम करेंगे। और मेरा 5वां सवाल रहेगा कि क्या इनका सांसद इनकी कसौटी पर खरा उतरा या नहीं। AKIT के स्टूडेंट हमारे साथ हैं। ये सभी स्टूडेंट BTech के स्टूडेंट हैं। इन्हीं से हमारे सवालों की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला सवाल लेकर इनके बीच में पहुंचेंगे कि 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और एक यूथ होने के नाते आप कैसी सरकार चाहते हैं? हमें ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं के लिए काम कर सके, युवा कौशल के काम कर सके और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो और जिनकी विदेश नीति मजबूत हो, विरोधी देशों को जो मुंह तोड़ जवाब दे सके, ऐसी सरकार हम चुनेंगे। शो को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश रहेगी। से जानना चाहेंगे, एक नारी शक्ति होने के नाते आप 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं? विकासशील जो सरकार चाहते हैं, गर्ल्स के बारे में सोचें और देश के लिए अच्छा सोचें। देश के लिए अच्छा सोचें, ऐसी सरकार। आप कैसी सरकार? करप्शन फ्री हो, जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही है पास नेबर कंट्रीज में उसको सही हो एंड अपने जो सोशल इश्यूज पे वर्क करे एंड जो अपना डेवलपमेंट पाएगी। जॉब सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी दोनों ही होनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे 2019 में आप कैसी सरकार चाहेंगे? जी, मैं चाहूंगा जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो खत्म हो जाए। रिजर्वेशन की वजह से जितने भी होनहार छात्र वो हैं जो मतलब कई नंबर लाते हैं लेकिन उनकी वजह से मतलब वो सामने हो नहीं पाते और जो मतलब जिनके बहुत कम नंबर आते हैं उनकी कट ऑफ लिस्ट वगैरह भी बहुत कम जाती है तो उनको मौका मिल जाता है। जो होनहार होते हैं उनका तो कोई
वो ही नहीं रह। सरकार आरक्षण को खत्म करे। आपसे जानना चाहेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आपको कैसी सरकार चाहिए? देखिए, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, देश आने वाले सालों तक है, कई करोड़ों सालों तक है। देश के लिए जो वंचित तबकों का ध्यान रखे, विधि के समक्ष समानता सबको है। और 4 लाइनें सौंपना साहब आपको कि हम क्या चाहते हैं हमारे राजनेताओं से, जो आज भावी पीढ़ी में जो सत्ता के गलियारों की कमान संभालने वाले, उनके लिए 4 लाइनें सौंपता हूँ कि क्या हमें नहीं चाहिए और क्या हमें चाहिए। कि देश की अखंडता को खंड खंड करता हो, हमें ऐसा कोई महाराज नहीं चाहिए। कि देश की अखंडता को खंड खंड करता हो, हमें ऐसा कोई महाराज नहीं चाहिए। और सत्ता और शासन के मोह में बंधा हुआ हो, हमें ऐसा कोई ताज नहीं चाहिए, हमें ऐसा कोई ताज नहीं चाहिए। और लाख हीरे मिल जाए राह में अनेक, और लाख हीरे मिल जाए राह में अनेक, ऐसे झूठ वाली आवाज हमें नहीं चाहिए। और छिन्न भिन्न कर दे, तार तार कर दे, ऐसी मर्यादा का सर ताज नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो 4 लाइनों में आपने पूरी राजनीति को समेट के रख दिया, बहुत ही शानदार। जो नई सरकार बनेगी, चाहे सरकार किसी की भी बने, कौन सी उम्मीदें हैं जिनको लेकर आप वोट डालना चाहेंगे? सरकार से ये उम्मीदें हैं कि एक आम आदमी सिर्फ 3 चीजें चाहता है, कपड़ा, मकान और रोटी। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो खुद जो बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराए। और अगर सबके पास रोजगार होगा तो रोजगार उपलब्ध होने के लिए हमें चाहिए कि ना ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुले, तो इसके लिए स्टार्टअप्स खुलने चाहिए और ऐसी ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स निकलनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हो, स्कीम निकले। आपसे जानना चाहेंगे, आपको सरकार जो बनेगी उससे क्या उम्मीद है? सरकार से ये उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब रोजगार बढ़ाए और ये मतलब ये जातिवाद को बिल्कुल मतलब बढ़ावा ना दे। ये जातिवाद से क्या है, बहुत ज्यादा मतलब आक्रोश फैलता है जनता में। और जैसे जैसे ये किसानों का है, किसानों का मुद्दा को आगे लाएं और जो किसानों को मतलब कर्ज माफी है, इनसे किसानों को आगे बढ़ाकर जातिवाद को समाप्त किया जाए। कुछ और भी युवा यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो सरकार को गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनको खेत के लिए बहुत सारे चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और हम आज देख सकते हैं पंजाब में जो अपनी रिवर है वो आधा पानी पाकिस्तान ले रहा है, आधा पानी कहीं और जा रहा है, पर पंजाब के लोगों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा। तो उससे खूब किसान सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। और किसानों को आगे बढ़ाएं ताकि देश उन्नति करे, क्योंकि किसान है तो देश है और देश है तो विकास है। आप कैसी उम्मीदें रहेंगी सरकार से? देखिए, हमें ना मोदी चाहिए ना गांधी, हमें चाहिए एक मसीहा जो कि इस देश को, इस देश की संविधान, इस देश के संस्कृति की इज्जत कर सके और उसे दुनिया भर में मशहूर कर सके। साथ ही मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुश्किलें जरूर है पर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर है पर ठहरा नहीं हुए, मंजिल दूर है पर कभी रुका नहीं हूं मैं। सपने सभी देखते हैं, लेकिन सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? आप लोगों से ये जानना चाहेंगे, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? जी, आप यंग इंडिया के साथ जुड़े हुए, तो पहले मैं युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूं भारत की प्रबलता के लिए अपनी 4 पंक्तियों के साथ कि युवाओं छोड़ पश्चिमी भ्रम, नहा लो अपनी माटी ही से। वेस्टर्न कल्चर भारत पर हावी हो रहा है। और युवाओं छोड़ पश्चिमी भ्रम, नहा लो अपनी माटी से। और तुमको भी लगा रखा है माँ भारती ने छाती ही से। और गुनगुनाना छोड़ अपना टाइम आएगा जवानी में। गुनगुनाना छोड़ अपना टाइम आएगा जवानी में। गान वंदे मातरम सीखो पुलवामा की घाटी ही से, और तभी भारत की प्रबलता सुनिश्चित हो पाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन शब्दों में पुलवामा वाली घटना हो या फिर पाश्चात्य संस्कृति जो देश में बढ़ रही है उसको जो पिरोया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से ऐसा भारत होना चाहिए कि जो सिर्फ इलेक्शन के समय अलग अलग नीतियाँ ना बनाए, जो पूरे 5 साल अपनी जो योजना है वो लाते रहे सरकार। जो भी वादे करें वो धरातल तक आए ताकि लोगों का उद्धार हो सके। आपसे जानना चाहेंगे, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? देखिए, हम युवा हैं तो हम यही चाहेंगे कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार पूरा साथ मिले आगे बढ़ने का, और उन्हें पूरा मौका मिले। आज सपने देखना सही है, सपनों का भारत भी होना चाहिए। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हमारे सपनों भारत में सरकार जो वादा करते हैं उनको निभाए, और एजुकेशन सिस्टम में गरीब लोगों के लिए कुछ अच्छे चीज़ें लाएं, कुछ अच्छी चीज़ें सुधारें, उनके लिए कुछ करें।
गरीबों का उत्थान करे। आपके सपनों का भारत? हमारे सपनों के भारत में सबसे पहला कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जितने चेंजेस आने चाहिए वो सही के सही चेंजेस आए, जिसकी वजह से जितना बच्चों में और इससे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो। और दूसरी बात, सबसे पहली और सबसे मुख्य बात यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। अगर इनको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वे कौन से काम हैं जो ये सबसे पहले करेंगे? आपसे जानना चाहेंगे, यदि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो रिजर्वेशन की चल रही रिजर्वेशन को हटाऊंगा, सब कास्टों के लिए बराबर कर दूंगा, सिस्टम की रिजर्वेशन कहीं पर भी नहीं हो। अगर मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो फर्स्ट में रिजर्वेशन खत्म करूंगा। दूसरी बात, एंटरप्रेन्योरशिप, जो क्योंकि इंडिया में रोजगार की बहुत कमी है और एवरीवन वांट्स टू गो इन द गवर्नमेंट जॉब, तो वी विल वर्क फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, रोजगार के जो अवसर हैं वह ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराए जाएं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाते हैं तो क्या करेंगे? भारत एक गांवों का देश है, किसानों का देश है, तो यदि खेती में नई नई तकनीक यूज की जाए तो किसानों की मासिक आय में वृद्धि होगी, गांव का विकास होगा। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम यंग इंडिया में। ब्रेक से पहले हमने 5 सवालों को लेकर इनकी युवाओं की राय जानी। बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी। ब्रेक के बाद हम फिर से अगले हमारे 5 सवाल लेकर पहुंचे हैं इनके बीच में। हमारा पहला सवाल रहेगा, किसी भी प्रकार की कर्ज माफी कहां तक जायज है। हमारा दूसरा सवाल रहेगा कि आरक्षण को लेकर ये युवा क्या सोचते हैं। हमारा तीसरा सवाल रहेगा, देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। हमारा चौथा सवाल रहेगा, इस बार लोकसभा चुनाव में वह कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहेंगे। और हमारा 5वां सवाल रहेगा कि हर 5 साल में सरकार बदलना कहां तक जायज है। इन 5 सवालों को लेकर हम इन युवाओं के बीच में पहुंचेंगे। शुरुआत करेंगे हमारे पहले सवाल के साथ। आपसे जानना चाहेंगे कि देश में किसी भी प्रकार की कर्ज माफी को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार की राय रखते हैं आप? देश में किसी भी प्रकार की जो कर्ज माफी के पहले वादे किए जाते हैं कि हमारी सरकार आने पर इतनी कर्ज माफी किसानों की जाएगी, लेकिन आज तक इस बात पर कोई भी बात हुई नहीं है। और जो भी कर्ज माफी के बात पर जो वोट लिए जाते हैं वो सब गलत है। सब गलत है। आपसे जानना चाहेंगे, कर्ज माफी क्या होनी चाहिए तो क्यों, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, और कांग्रेस ने करीब ये 1 लाख तक किसानों का कर्ज माफ किए हैं। और ये बीजेपी सरकार झूठे जुमले देकर और सत्ता में आना चाहती है, इस बात नहीं होगा। नष्ट हो उनकी कर्ज माफी होनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, कर्ज माफी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कर्ज माफी क्यों? कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों ना हम किसानों को उनके आत्मनिर्भर बनाएं। सरकार ऐसे वादे करे, उनकी आय दुगनी करे, उनके आय में बढ़ोतरी करे। किसान जब अपने गेहूं बेचता है तो 20 रुपए किलो बेचता है, जब बाजार में लेने जाता है तो उसे 40 रुपए किलो दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? किसानों की आय बढ़ा देंगे तो उनको लोन, ऐसे काम किए जाएं कि उनको कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े, उनको उनकी उपज का सही दाम मिले। आप क्या सोचती हैं, क्या कर्ज माफी होनी चाहिए? नहीं, कर्ज माफी कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। ये किसानों के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर देनी चाहिए लोन्स पे लेने के लिए, जिससे वो, क्योंकि बड़ी फसल के लिए लोन लेना पड़ता है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देनी चाहिए। आरक्षण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आपसे जानना चाहेंगे, आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है? आरक्षण नहीं होना चाहिए देश में। आरक्षण जो है लोगों को बांट देता है, मतलब ये पार्टीशन कर देता है लोगों के बीच में, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल नहीं होना चाहिए, सब समान हो, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जी, दरअसल बात है कि जैसे आरक्षण आप जानते हैं कि सबको मिलता है, पर फायदा वही उठा पाता है जो या तो अपने आप से प्रबल रूप से सक्षम है, उसके लिए उन तक नहीं पहुंच पा रहा आरक्षण जिनको असल में उसकी जरूरत है। वर्तमान दौर की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे आप कितना खुश हैं? क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? जी बिल्कुल होना तो चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अभी की शिक्षा को देखें तो जिस तरीके की शिक्षा है वो सिर्फ पढ़ाई पेन पेपर की है। एग्जाम देता है बच्चा, टॉप करता है, मार्क्स लेकर आता है और उसके बेसिस पे ही वो आगे बढ़ता है। पर प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर बात की जाए तो वहाँ हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जैसा मेरे दोस्त ने बोला कि प्रैक्टिकल नॉलेज आज ज़्यादा मायने रखती है, तो मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आजकल सब यही करते हैं, पास होते हैं, जॉब पाते हैं अच्छी, वो तो अच्छा है, लेकिन इससे देश का विकास पूरा नहीं हो पाता। और लड़कियों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वो भी आगे बढ़े। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था। आपसे जानना चाहिए, गवर्नमेंट प्राइवेट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी कि हाँ दोनों सेम है या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे? सर दोनों मैं कहना चाहूँगा ऊपर नीचे है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे कोई भी टीचर्स वीचर होते हैं तो वो जाके वो अपना मतलब धर्म नहीं समझते हो, क्योंकि टीचर है या जाके हम पढ़ा है, वो जाके सिर्फ बैठ जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं तुम्हें जो करना है कर लो, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, क्योंकि हमारे जैसे इंजीनियरिंग की जो सिलेबस आता है वो सर 70 साल पहले का वही है। जो हमारे प्रोफेसर ने जो पढ़ा था वही आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है जो हमें आज के टाइम में जरूरत है। सर मैं एक राजनीतिक टिप्पणी करना चाहूंगा इस पे। मेरे को कवि गजेंद्र प्रियांशु की 4 पंक्तियां याद आती है कि नेताओं के विशेष रूप से कि लक्ष्य हम पर सधे रह गए, हाथ पहले बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री। और क्या दशा है मेरे भारत की, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कटाक्ष। 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे पूरे देश में, आप लोगों से जानना चाहेंगे। कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में हावी रहेंगे? नेशनल सिक्योरिटी।
और ये स्वच्छ भारत अभियान तो पहले आ चुका है, तो मेरे ख्याल से नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय सुरक्षा आपके हिसाब से क्या कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए, चुनाव आ रहे हैं, चुनावों के टाइम पर सरकार चाहे कितने ही प्रयत्न कर ले, जो गाढ़ा धुआं उगल रही है उनमें शायद रफेल की राजनीति भी आ सकती है। लेकिन हमको रफेल की राजनीति करने से पहले हमको ये सोचना होगा, हमने उस ऐसे हमारे मित्र देश को हमारी देश की संसद में लाकर खड़ा कर दिया, कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जब 98 के इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद जब पूरी दुनिया हम पे आर्थिक प्रतिबंध लगा रही है, तो वर्ष के अंत पे वो एक यूरोप में केवल एक ऐसा देश जो हमारे साथ सामरिक साझेदारी का समझौता करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करता है, तो हमें उस ऐसे देश का भरोसा तोड़ रहे हैं और उसको हमारे देश की घटिया राजनीति में ला रहे हैं। तो वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, सौगातें सब बांटते हैं, लेकिन दो लाइनें कहीं सौंपता हूँ कि साहब आपको, कि बैसाखी पर टिकी हुई हैं जिनकी खुद औकात हैं, क्योंकि जनता, जिनका वोट बैंक जनता है, क्योंकि बैसाखी पर टिकी हुई हैं जिनकी खुद औकात हैं, दोनों हाथों से भर भर कर बांट रहे हैं सौगातें, दोनों हाथों से भर भर कर बांट रहे हैं सौगातें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे, आप को क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में हावी रहेंगे? इस लोकसभा कोई भी चुनाव हो भारत के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर का मुद्दा हुआ, अब पुलवामा आतंक का मुद्दा हुआ, ये के मुद्दे को उठा के ये बात होती है कि इनसे बीजेपी वोट को अपनी तरफ खींच रही है। ये जो ये मुद्दे हैं, दो मुद्दे मैं मानता हूँ। सर, राफेल घोटाला और उसके बाद सर्जिकल जो स्ट्राइक हुई थी उसके प्रूफ भी मांग रही थी कांग्रेस, तो ये एक मेजर मामला रहेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ आपसे भी जानना चाहेंगे, कौन से मुद्दे? सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में रह सकता है, अभी जितना भी आतंकवादियों ने किया था उसके बारे में रह सकता है। उसके बाद अभी हमारा IPL चल ही रहा है, IPL के भी ऊपर वो लोग कर ही सकते हैं नए मुद्दे उठा के। हमारा पांचवा और अंतिम सवाल इनसे ये है कि हर 5 साल में सरकार बदलना कहां तक जायज मानते हैं, क्योंकि यूथ की उम्मीद होती है कि कोई सरकार बने, 5 साल तक उनके लिए काम करे, और अगर काम कर रही है तो उसको रिपीट करें, काम नहीं कर रही है तो उसको उखाड़ फेंके। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हर 5 साल में सरकार बदलने को लेकर आप कहां तक जायज मानते हैं? सर, अक्सर हम सुनते हैं कि सरकार 4.5 साल बाद जागती है, तो मैं इस समय अवधि को कम करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अवधि को कम किया जाए, तो अगर 3 साल हो जाएगा तो सरकार 2.5 साल में जागेगी और भारत का विकास ज्यादा होगा। सरकार बदलनी चाहिए जिससे कि नए नए काम हो सके और नए नए आगे। सरकार नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि सरकार को पर्याप्त समय मिलना चाहिए योजनाएं बनाने का, नीतियां बनाने का और उनका क्रियान्वयन करने का। समय बढ़ना चाहिए, 5 साल से अधिक होना चाहिए समय बीच में। सर, प्लान्स होने चाहिए और उसके हिसाब से जब सरकार डिसाइड कर ले और उन्हें कंप्लीट नहीं करे तो हटा देनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए और करने वाली ज्यादा होनी चाहिए, बोलने वाली कम होनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए, काम करने वाले होनी चाहिए, अगर काम कर रही है तो उसे मौका देना चाहिए। हमारे कवि युवा से हम हमारे इस अंतिम सवाल का वाइंड अप करेंगे। आपको क्या लगता है कि हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए? देखिए, जो संवैधानिक प्रावधान है उन संवैधानिक प्रावधानों के साथ देश चलता है और चलता रहेगा। 5 साल हैं, बहुत हैं सरकार के काम करने के लिए। उन 5 सालों में शायद ऐसे कुछ काम किए जाएं जो देश के लिए सशक्त बना सकें। हम 1.25 अरब की ताकत है, एक एक व्यक्ति को सशक्त बनाएं। कर्ज माफी कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर कोई घटिया राजनीति कोई सॉल्यूशन नहीं है। और 4 लाइनें सुनता हूँ सब आपको कि हम क्या भारत चाहते हैं, कि कैसे विश्व गुरु हमारा भारत बन सकता है। मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ कि युवा, भारत देखिए पूरा समस्त युवा देश है और युवा ही कहीं ना कहीं एक एक कदम आगे चलता है। 1.25 अरब कदम हम आगे बढ़ते हैं कि एकलव्य सा वीर बनो, अर्जुन सा धीर बनो, शिक्षा ऐसी द्रोण से तो तुम अब लीजिए, और दिनकर सा प्रचंड बनो, कर्मशील तुम बनो, भारत महान का नक्शा अब खींचिए। और दिनकर सा प्रचंड बनो, कर्मशील तुम बनो, भारत महान का नक्शा अब खींचिए। और स्वर्ण चिड़िया का सपना है पूरा करना, तो चाणक्य को चंद्रगुप्त सा शिष्य फिर दीजिए, और विश्व गुरु बन जाए भारत सरीखा देश। ऐसे ज्ञान से मंगल गान अब कीजिए, ऐसे ज्ञान से मंगल गान अब कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमने इस कैंपस में जानी इन युवाओं के मन की बात, कल किसी और कैंपस में जानेंगे यंग इंडिया की आवाज। कैमरा पर्सन देव के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।